नमस्कार। आज हम पेपर वन जो शिक्षण और शोध अभियोग्यता होता है उसका 2020 का जो पेपर है उसका व्याख्या सहित हल प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? तो हमको शिक्षण स्तर बताना है। इसका सही उत्तर है अवबोध स्तर। स्मृति और दृष्टिकोण को बताता है जो शिक्षार्थियों में तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्य स्थितियों को समझने योग्य बनाता है। अतः अधिगमकर्ता अवधारणाओं के सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद कर पाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कहलाता है ये डी विशेष परीक्षा। शिक्षण के दौरान जब शिक्षक किसी दूसरे विद्यार्थी को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है और सहयोगी व्यवहार को ही विशेष परीक्षा द्वारा वर्णित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? जिसमें क्या क्या हो? नियंत्रण बिंदु, संप्रेषणीयता, प्रबंधन और निगरानी, शिक्षक का उत्साह, और पांचवा है मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। तो इसका उत्तर कौन कौन सा होगा? सी, जिसमें सक्षमता वह प्रयास है जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। यह शिक्षक या विद्यार्थी या दोनों को स्वयं के विकास में कई पहलुओं में जैसे व्यवहार, अभिवृत्ति, मूल्य, विश्वास इत्यादि द्वारा सहायता प्रदान करता है। यहाँ एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता निम्नलिखित अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। तो उत्तम संप्रेषण कौशल होना चाहिए, विद्यार्थी के व्यवहार और अधिगम का प्रबंधन और निगरानी करता हो, समय समय पर मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि प्रदान करता हो, एक सक्षम शिक्षक। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। तो यहाँ पर परियोजना कार्य है, चॉक एंड टॉक है, दृश्य श्रव्य माध्यम है, कंप्यूटर है, अनुरूपण है। तो इसमें से हमारा सही विकल्प हमको चुनना है। जो हमारा सही विकल्प है, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास छात्रों या विद्यार्थियों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके किया गया है। कुछ अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियां निम्न हैं: अभी हस्तांतरित कार्य, क्रमानिर्देशित निर्देश, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा, मुक्त अधिगम, अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। अब यहाँ अगला प्रश्न सूची मिलान करना है। तो सूची एक तरफ मूल्यांकन के रूप दिया है और दूसरा विवरण। तो हम सीधा इसके उत्तर पर जाते हैं। देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन, उसका विवरण, इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। बी है संकलनात्मक मूल्यांकन, इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। तीसरा निकष संदर्भित परीक्षण, यह आधिपत्य सूचक मानक है। और डी मानक संदर्भित परीक्षण, यह रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांकों का प्रयोग करता है। प्रश्न 6, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयुक्त माना गया है? तो ये हमारा क्रम जो सही है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान, जो कि परिणात्मक शोध प्रतिमान है, प्रयोग करने में निम्नलिखित क्रम को उपयुक्त माना गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्तों का विश्लेषण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराविधेयतात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? तो पराविधेयतात्मक जो है निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन उपागम में आता है।
यह उत्तर प्रत्यक्षवाद के अध्ययन के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम पद्धतिगत बहुलवाद पर बल देता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति उस शोध के शोध प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। यह वास्तविकता की व्यक्तिनिष्ठता से संबंधित होता है और प्रत्यक्षवादियों द्वारा अपनाए गए पूर्णतः वस्तुनिष्ठता वाले रूप में दूर जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, कोई महाविद्यालय का अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? तो यह है क्रियात्मक अनुसंधान विधि। यह कैसी विधि है? इसके उपयोग में कोई महाविद्यालय के शिक्षक शोध कार्यक्रम तैयार करें और उसके शिक्षण उद्देश्यों में कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना हो। तो इस क्रियात्मक शोध से समस्या को पहचानने, निराकरण करने के लिए, सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है। इसकी प्रकृति चक्रीय होती है। देख लीजिए, पहले एक पर्यवेक्षण होता है, चिंतन करता है, नियोजन करता है, फिर क्रियान्वयन करता है, फिर उस पर्यवेक्षण तक वो पहुंच जाता है। इस तरह एक चक्रीय प्रक्रिया क्रियात्मक शोध में होता है। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? मतलब कौन सा चरण जो है सबसे कम प्रभावी है? तो सीधा उत्तर देखते हैं, अनुसंधान चरों की पहचान तथा अनुसंधान चरों को परिभाषित करने के चरण अनुसंधान आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होते हैं, जबकि आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया तथा अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के चरण शोध आचार संहिता से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है? तो इसका उत्तर है आधारिक सिद्धांत मूलक शोध, सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध और व्यष्टि अध्ययन शोध शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति देते हैं। यह YCT से हम पढ़ रहे हैं। चूँकि हम बुक भी खरीद लेते हैं लेकिन तैयारी नहीं कर पाते, तो हमको मिलकर तैयारी करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और अगला वीडियो इस पर आगे बनाऊं, इसके लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।